आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं रूस से आई एक रिपोर्ट के बारे में। दोस्तों, रूस का जो SU-57 प्रोग्राम है, ये भारत के लिए अब लगातार काफ़ी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, क्योंकि पहले एरो इंडिया 2025 में हमने SU-57 फैलेंस को भारत में आते देखा, हमने इनके करतब को देखा, हमने इनके ऑफर्स के बारे में सुना, लेकिन अब रूस काफ़ी ज़्यादा पुख्ता तौर पर अपने ऑफर्स को सामने रख रहा है। दो रिपोर्ट्स इसको लेकर सामने आई हैं। पहली रिपोर्ट ये दावा कर रही है कि SU-57 का जो ऑफर है, ये अब ऑफिशियली भारत के सामने पिच किया जाएगा, जहां पर व्लादिमीर पुतिन, जो कि रशियन राष्ट्रपति हैं, इनके भारत दौरे से पहले रशियन डेलीगेशन भारत आएगा और वो डिफेंस मिनिस्ट्री के काउंटर पार्ट्स के साथ बात करेगा और अपने ऑफर को और प्राइसिंग को लेकर बातचीत शुरू करेगा। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हमें देखने को मिला है, जहाँ पर रूस की तरफ से SU-57 के प्रोडक्शन को बढ़ाए जाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। रूस का पूरा ध्यान इस समय प्रोडक्शन कैपेसिटी और इंजन टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने पर है, जहां पर हाल ही में कुछ हर्डल्स फेस जरूर हुए थे, लेकिन अब जिस प्रकार रूस ने SU-57 के प्रोडक्शन को बढ़ाया है और प्रयास कर रहे हैं, वो भारत के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन के तौर पर अब ये उपलब्ध होता जा रहा है। तो हम सब एक बात अच्छे से जानते हैं कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जिसके भरोसे हम सब बैठे हैं, वो हमें 2035 के पहले शायद देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन एक चीज़ जो हम जानते हैं वो ये है कि SU-57 का जो प्रस्ताव है, ये भारत के लिए पहले भी रिलेटेबल था और आज भी रिलेटेबल है। हालांकि चैलेंजेस हमारे सामने काफ़ी हैं, क्योंकि अगर हम इनके तरफ जाते हैं तो भारत के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि क्या AL-51 इंजन रेडी होगा। दूसरी बात, भारत पेमेंट कैसा करेगा। तीसरी बात यह है कि जो पोटेंशियल सैंक्शन की तलवार ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लटकाई जाएगी, भारत उनको कैसे टैकल करेगा। क्योंकि भारतीय वायुसेना के कुछ अधिकारी और डिफेंस एनालिस्ट यही मानते हैं कि भारत इन एयरक्राफ्ट को लेकर बहुत इंटरेस्टेड है, लेकिन अमेरिकी दबाव भारत के ऊपर कहीं ना कहीं जो डिसीजन मेकिंग है उस पर प्रभाव डाल रहा है। अब अगर हम बात करें SU-57 की, तो रूस लगातार इनके प्रोडक्शन को स्केल अप करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी भी अगर हम रिपोर्ट्स की बात माने तो एरो इंडिया 2025 के दौरान रशियन ऑफिशियल्स ने ये चीज़ मानी थी कि जो उस समय इनका केनास प्लांट है, वो तकरीबन 12 SU-57 को एनुअली प्रोड्यूस कर पा रहा है, लेकिन 2027 तक इनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, ये 20 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष से ज़्यादा की हो जाएगी और उसके एक साल के अंदर ये सारी चीज़ें स्टेबलाइज भी हो जाएंगी। यानी रूस अपनी जो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट है उसको तो पूरा कर ही पाएगा, इसके अलावा जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं उनको केटर करने के लिए भी वो सक्षम हो जाएगा। आपको याद दिला दें कि 2028 तक रूस का टारगेट है अपने वायुसेना में 76 एयरक्राफ्ट को इंडक्ट करने का, और ये ऑर्डर 2019 जून में साइन किए गए थे, या कॉन्ट्रैक्ट 19 जून 2019 में साइन किया गया था। और इस समय न सिर्फ ये एयरक्राफ्ट काफ़ी मॉडर्नाइज हो रहे हैं, बल्कि इनको लगातार जो अपग्रेड्स हैं उनसे गुजारा जा रहा है। भारत को लेकर रूस का ये मानना है कि भारत इसमें एक की फैक्टर अदा कर सकता है या की रोल अदा कर सकता है, क्योंकि SU-57 की जो सप्लाई चेन है, भारत उसका भी हिस्सा बन सकता है। और अगर हम मौजूदा सप्लाई चेन की बात करें तो यहाँ पर पार्ट्स और कंपोनेंट्स को मेनली रशिया और चाइना से ही इस समय सोर्स किया जा रहा है। लेकिन अगर भारत इस प्रोग्राम को ज्वाइन करेगा तो भारत के लिए ये प्रोग्राम और भी आसान होने वाला है। रूस का एफर्ट तो यही है कि SU-57 को भारत की वायुसेना में एंटर करवाया जाए। उन्होंने ये भी क्लेम किया है कि ये एयरक्राफ्ट मैन अनमैन्ड कॉम्बैट टीमिंग और इसके अलावा जो हाइपरसोनिक वेपन को कैरी करने की कैपेबिलिटी है उसके साथ आएगा। और SU-57E जो भारत को ऑफर किए जा रहे हैं, इसमें इंडियन एवियोनिक्स से भी रूस को कोई आपत्ति नहीं है। रूस ने क्लियर कर दिया है कि SU-57 को लेकर एक सवाल उनसे कंटिन्यूअसली पूछा गया, और वो था AL-51 यानी इसराइली 30 इंजन को लेकर के, जो कि एयरक्राफ्ट की स्टेल्थ और परफॉर्मेंस को काफ़ी इन्हांस करेगा, इसको सुपर क्रूज कैपेबिलिटी देगा। तो मीडिया सोर्सेस की बात माने तो जो AL-51 इंजन है, जो कि 11 टन का ड्राई थ्रस्ट और 17.5 टन का थ्रस्ट आफ्टर बर्नर के बाद जनरेट करने में सक्षम होगा, वो इस समय अपने टेस्टिंग फेज से गुजर रहा है और उसको प्रोडक्शन क्लियरेंस 2025 के अंत तक मिल जाएगी। हालांकि अभी भारत को जो SU-57 यूनिट्स ऑफर की जा रही हैं, ये AL-41-1S इंजन, जिसको इसराइली प्रोडक्ट 177S के नाम से जाना जाता है, या इसराइली प्रोडक्ट 117S के नाम से जाना जाता है, इसके साथ ऑफर किए जा रहे हैं। लेकिन आने वाले भविष्य में जो लेटर बैचेस होंगे उनमें भारत के पास ऑप्शन होगा कि भारत AL-51 पे स्विच कर सकता है। नासिक प्लांट पर बात करते हुए रूस के अधिकारियों ने यह भी कहा कि जब बात एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन की आएगी तो हम यहाँ पर प्री मेड एयरक्राफ्ट भारत को ऑफर नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम तो ये चाहते हैं कि भारत में जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की नासिक डिवीज़न है वहाँ पर इनका निर्माण किया जाए। उन्होंने कहा भारत ऑलरेडी लाइसेंस प्रोडक्शन सुखोई 30 MKI का करता रहा है और 30% से ज़्यादा जो अभी हमारे लिए टूल्स हैं
वही ज़रूरत होंगी। बाकी यहाँ पर जो पुराने एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से SU-57 के लिए कंपैटिबल है। यानी 30% या उससे भी कम हमें नए टूल और मशीनिंग की ज़रूरत पड़ेगी एयरक्राफ्ट्स के निर्माण के लिए, असेंबल करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी भारत के पास बहुत कुछ है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे प्रपोजल में फुल ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी शामिल है, जहाँ पर भारत के पास ये अपॉर्चुनिटी होगी कि भारत अपने जो एयरक्राफ्ट हैं उनको इंडिजिनस सिस्टम जैसे कि एसा रडार हो गया, एवियोनिक्स हो गई, वेपनरी हो गई, उससे इन्हेंस कर सकता है। और भारत के पास ये भी अपॉर्चुनिटी होगी कि भारत अगर चाहे तो हमारी एक्सपोर्ट नीड को पूरा करने में अपना सहयोग भी दे सकता है। उन्होंने ये कहा कि ये एयरक्राफ्ट फिलहाल तो MRFA के अंतर्गत सबसे एडवांस फाइटर है और TOT का मतलब ये है कि भारत के पास पूर्ण स्वतंत्रता इस एयरक्राफ्ट की होगी। उन्होंने कहा भारत के साथ हमारे संबंध आज के नहीं हैं, दशकों पुराने हैं और सुखोई 30 MKI की मैन्युफैक्चरिंग करके भारत ने ये चीज़ जान ली है कि हम किस हद तक मदद कर सकते हैं। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जितना हम भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट्स को समझते हैं, शायद ही कोई एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी होगी जो इस रिक्वायरमेंट को समझेगी। और इसीलिए रूस को उम्मीद है कि भारत की तरफ से जो डील है उसको क्लियरेंस मिलेगी। आपको बता दें कि अचानक से जो SU-57 है इसको लेकर चर्चाएं इसलिए भी शुरू हुई हैं क्योंकि हाल ही में इंगित किया जा रहा है कि जो MRFA टेंडर है इसको लेकर एक नया टेंडर इशू किया जा सकता है और इस बार जो टेक्निकल इवैल्यूएशन राउंड है इसको शॉर्ट करने का प्रयास किया जाएगा। और क्योंकि अब यहाँ पर भारत नया टेंडर इशू कर सकता है तो ऐसे में उम्मीद है कि राफेल F4 स्टैंडर्ड को SU-57 से एक तगड़ा कंपटीशन मिलेगा। तो वहीं कुछ रिपोर्ट ये भी इंगित कर रही हैं कि भारत अपनी तत्काल ज़रूरतों को देखते हुए जो एडिशनल राफेल हैं इनकी तरफ जा सकता है। तो ऐसे में रूस को उम्मीद है कि अगर भारत यहाँ पर कैपेबिलिटी वाइज देखेगा तो एनी डे जो SU-57 है ये राफेल से बेहतर होगा भारत के लिए। राफेल से ज़्यादा यहाँ पर भारत को यह टेक्नोलॉजी बूस्ट देगा और यही उम्मीद के साथ रूस बार बार अपने ऑफर्स को पिच कर रहा है। लेकिन हमारे साथ दिक्कत ये है, जैसा हमने पहले भी कहा, कि अमेरिकी दबाव इस समय भारत के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील को आप कैसे भूल सकते हैं कि अमेरिका कितना खुन्नस में था। अमेरिका की कुछ मजबूरियां ही रही होंगी, अमेरिका के कुछ इंटरेस्ट ही विशेष रहे होंगे जो भारत के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाए गए। अन्यथा आपने तुर्की के केस में देखा कि तुर्की ने जब S-400 एयर डिफेंस सिस्टम लिया था तो उन्हें F-35 प्रोग्राम से ही बाहर कर दिया गया था। तो वहीं अमेरिका ये जानते हुए भी कि भारत के पास S-400 है, वो F-35 भी ऑफर कर रहा है। एक्सपर्ट मानते हैं कि अगर अब भारत रशियन एयरक्राफ्ट की तरफ जाता है तो अमेरिका इससे बहुत चिढ़ेगा और संभावित है कि भारत के ऊपर एक बार फिर से जो मनोवैज्ञानिक दबाव है वो बनाने का प्रयास अमेरिका की तरफ से किया जाएगा। लेकिन भारत को दबावों के अधीन आकर के नहीं बल्कि अपने ज़रूरतों के अधीन आकर जो निर्णय है वो लेने होंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि फिलहाल हमारे लिए फाइटर जेट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं और हमें सबसे फास्ट अवेलेबल ऑप्शंस की तरफ भी देखना होगा कि कौन सा एयरक्राफ्ट हमें जल्दी मिल सकता है और उसके बाद ही भारतीय वायुसेना निर्णय ले। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप SU-57 को लेकर क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है अगर कभी ऐसा सिनेरियो बना कि भारत को SU-57 या राफेल में से कोई चुनना पड़ा तो भारत को किसको चुनना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।